नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। सुप्रभात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। चीन की तरफ से बढ़ती सैन्य कार्रवाई की धमकियों के बीच ताइवान ने अपने 5 दिवसीय मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत कर दी है। एयर रेड एक्सरसाइज के लिए उत्तरी ताइपे की सड़कों से कारों को हटाने और लोगों को घरों के अंदर रहने का आदेश दिया गया है। दरअसल मिलिट्री ड्रिल के लिए स्थानीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे सायरन बजा और जिसके बाद लोगों को अनिवार्य रूप से सड़कों से हटाया जाना था और इस ड्रिल के लिए राजधानी ताइपे सहित सभी कस्बों और शहरों को 30 मिनट तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद एक हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। लोगों को यह संदेश टेक्स्ट मैसेज के रूप में भेजा गया है। ताइवान की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। ताइवान की सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। सीमा हैदर और सचिन के वकील एपी सिंह ने अजीबोगरीब बयान दिया है। सीमा का बचाव करते हुए उन्होंने कहा, क्या सीता माता वीजा लेकर नेपाल से भारत आई थी? एपी सिंह सीमा हैदर का हाल जानने रबुपुरा पहुंचे थे। आपको बता दें कि सिंह ने सचिन और सीमा हैदर की तरफ से राष्ट्रपति के नाम एक याचिका भी दी है। उसमें कहा गया है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान ना भेजा जाए, उसको भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एपी सिंह निर्भया केस में सुर्खियों में आए थे। एपी सिंह ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा सीमा हैदर से मिलने पहुंचे थे और इस दौरान कहा कि और भी बहुत लोग हैं और बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, फिर भी भारत में शान से जी रही हैं। सीमा अब भारत की बेटी है और उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। सीमा हैदर पर एपी सिंह का यह बयान अब सुर्खियों में बना हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि हमारी सरकार लगातार ई गवर्नेंस की ओर से आगे बढ़ रही है और इस संदर्भ में लोगों की परेशानियों को दूर करते हुए आज राजस्व विभाग ने दस्तावेजों को उभारने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास सरकारी कार्यालयों में जाने की संख्या को कम करना और लोगों को घर बैठे कहीं भी सुविधाएं प्रदान करना है। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अपने एक दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर शहर पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दरअसल अब सभी पार्टियों के नेता आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा को देखते हुए कार्यकर्ताओं के बीच संवाद स्थापित करने के लिए लगातार जा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली जीत के बाद उत्तराखंड के नेताओं में भी खासा उत्साह है और अभी हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं को आगामी चुनावों में जीत का मूल मंत्र दिया गया था। दरअसल उत्तराखंड के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को राष्ट्रीय नेतृत्व में क्या मूल मंत्र दिया गया, संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी कैसे काम करेगी और इन तमाम मुद्दों को लेकर टीवी 100 के कुमाऊं ब्यूरो चीफ संदीप कुमार ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से महत्वपूर्ण बातचीत की। उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी जनपद उधम सिंह नगर के मुख्यालय पहुंचे हैं। सर, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं दिल्ली दरबार में लगातार बैठकों का दौर जारी है। राहुल गांधी जी हो गए या खड़गे साहब हो गए, वो कांग्रेस की मजबूती को लेकर के अभी उत्तराखंड की भी मीटिंग हुई थी। क्या कुछ निर्णायक कदम आगे के लिए उठाए जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैं कांग्रेस नेतृत्व को, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, हमारे महामंत्री हैं वेणुगोपाल जी हैं, प्रभारी जी हैं, धन्यवाद देना चाहता हूं। एक नई शुरुआत हुई है, नई पहल हुई है, संवाद स्थापित हो रहा है और फीडबैक दिया जा रहा है कहाँ पर क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, कैसे दुरुस्त होगा। लोकसभा का चुनाव हमारे सामने है, लोकल बॉडीज के चुनाव भी हमारे नज़दीक आ चुके हैं, तो सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और एक परिवार के सदस्य के रूप में उन्होंने जितना हमें खुलकर बातचीत की, खुले मन से बात की, तो निश्चित रूप से एक भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। हमारी कोशिश होनी चाहिए और हम सब ने मिलकर काम करना चाहिए।
ये वक्त की ज़रूरत भी है और एकजुटता से ही पार्टी मजबूत होती है, संगठित होने से ही हम जीत हासिल करते हैं। तो लोकसभा का चुनाव तो हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती भरा चुनाव है, चुनौती कठिन समय भी है, कठिन दौर भी है और मेरा मानना है कि हम सब निश्चित रूप से आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में उत्तराखंड में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सर, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यह एहसास था कि भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही थी राहुल गांधी जी की, उसका बड़ा लाभ मिलेगा। कर्नाटक को देखा आपने कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लाभ मिला। राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही है कि एक नई बार एक यात्रा फिर से शुरू करेंगे जिसमें उत्तराखंड प्रदेश भी शामिल होगा। हाँ, निश्चित रूप से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो की यात्रा जो उन्होंने एक 4,500 किलोमीटर यात्रा की, हमको धन्यवाद देना चाहता है। एक नया संदेश दिया उन्होंने पूरे देश में सर्वधर्म समभाव का, कौमी एकता का, भाईचारे का और किसान हो, मजदूर हो, मातृशक्ति हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, सभी को, पिछड़े हों, अगड़े हों, सबको साथ लेकर चलने की जो कांग्रेस की मूल भावना है उसको सारगर्भित भी किया है और उसी संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देशित किया गया है। हम सबसे कहा गया है कि एक उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा क्षेत्र में कहिए या पूरे उत्तराखंड में, समूचे उत्तराखंड में कहिए, यात्रा की शुरुआत होनी चाहिए और जो युवाओं का बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार, पलायन और जो अग्निवीर योजना के केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना जो सिर्फ दिखावा है और युवाओं को गुमराह करने की बात है, युवाओं को चला जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 3.5 साल की नौकरी, 6 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद घर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उसको लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर हमें पूरे प्रदेश में पदयात्राएं करनी है और अन्य स्थानों पर भी जो यहाँ के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, शोषित हैं, वंचित हैं, अल्पसंख्यकों के अंदर जो डर और भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर भी हमें इस यात्रा में हम सब लोग मिलकर, आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि मैं इस यात्रा में मैं शरीक होऊंगा, प्रतिभाग करूंगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ा है और एक संदेश भी जनता को देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, उत्तराखंड उससे अछूता रह गया था। अब यहाँ पर आकर वो इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सर, किसी भी राजनीतिक दल को मजबूती बनाने के लिए जो संगठन होता है वो बड़ा जिम्मेदार होता है सर, क्योंकि अभी निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव आप खुद ही बता रहे हैं। कांग्रेस संगठन किस तरीके से नए कलेवर के साथ काम करता हुआ नजर आएगा? देखिए, मेरा तो एक मूल मंत्र है संपर्क और संवाद। संपर्क और संवाद होना चाहिए। जब संपर्क होगा तो संवाद होगा। हमें जनता के बीच में क्या मूल समस्याएं हैं, क्या उनकी तकलीफ़ें हैं, क्या उनका दर्द है, क्या हालात हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। चौपाल लगाकर, गांव में जाकर, बस्तियों में जाकर, वार्ड्स में जाकर लोगों के बीच में जाना चाहिए। अपनी मन की बात भी हमें कहनी होगी। आज से पहले का भारत और आज का भारत कितना बदलाव हो गया है, तो इस बारे में भी एक डर का माहौल है, भय का माहौल है। उसे खत्म कौन कर सकता है? ये देश किसी एक कौम का नहीं है, एक जाति का नहीं है, एक मजहब का नहीं, सबका है। सबने मिलकर इस देश को बनाया है और कांग्रेस की यही मूल विचारधारा है, उसको हम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस की विचारधारा का वर्णन अभी यशपाल आर्या जी ने किया है, जिन्होंने बताया कि राहुल गांधी जिस तरह से यात्रा को लेकर के आगे उत्तराखंड प्रदेश की तरफ भी आएंगे, तो निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। अपने सहयोगी दुर्गेश के साथ में संदीप कुमार, TV 100 रुद्रपुर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अपने विधानसभा क्षेत्र सितारगंज से देहरादून जाते समय रुद्रपुर शहर के मेयर रामपाल सिंह के आवास पर पहुंचे। मेयर रामपाल सिंह के आवास पर नगर निगम के पार्षदों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद मेयर रामपाल सिंह के आवास पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कार्यकर्ताओं के साथ आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। मेयर ने धामी सरकार की नजूल नीति से आम लोगों को होने वाले फायदे को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से सरकार का आभार भी व्यक्त किया। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अपने विभागों को लेकर काफी सजग माने जाते हैं। अभी हाल ही में युवाओं को रोजगार की कड़ी से जोड़ने के लिए सरकार ने अशोका लीलैंड कंपनी के साथ कुछ समझौते किए हैं और साथ ही पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा बेजुबान जानवरों,
पशुओं के दर्द को समझने के लिए एक मुहिम भी चला रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर टीवी 100 के कुमाऊं ब्यूरो चीफ संदीप कुमार ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से कुछ बातचीत की। सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अभी रुद्रपुर शहर पहुंचे हैं। बहुत सारे नए मुद्दे भी सर अभी अशोक लीलैंड कंपनी के साथ में कुछ ITIs के कुछ करार हुए हैं, सरकार ने किए हैं। इससे बच्चों का भविष्य किस तरह से सुनिश्चित होगा? नहीं, देखिए, एक कोशिश थी हमारी जब मैंने ये विभाग ज्वाइन किया था। हमारी कोशिश और सोच एक सिंपल थी कि जब हम बच्चों को स्किल देते हैं तो वो रोज़गार में कन्वर्ट होना चाहिए। और धन्यवाद करूंगा अशोक लीलैंड को, बहुत बड़ी कंपनी है। टाटा मोटर्स के बाद सेकंड मोस्ट हाईएस्ट उनका कंट्री में शेयर है और 32% उनका शेयर है, मार्केट शेयर इस वक्त अशोक लीलैंड का। और हमने उनसे एक बात करी थी कि आप हमारे ITIs के साथ MOU साइन करके और 1000 बच्चे प्रति साल आप ट्रेन करेंगे और इंटर्नशिप पे, और उनको फिर आप हायर करेंगे। और 3 साल का ये करार हुआ है जिसमें कि 3000 बच्चों को वो हर साल प्रतिवर्ष 1000 बच्चों को रखेंगे। अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है। उत्तराखंड के ITI के बच्चों को एक सोर्स मिल रहा है नौकरी के लिए। और उत्तराखंड में पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या है, पढ़े लिखे बच्चे जो हैं उनको बाहर जाना पड़ता है। और अगर 3000 युवाओं को अशोक लीलैंड हायर करने के लिए तैयार हुआ है तो मैं अशोक लीलैंड का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप अपने विभागों को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं और उनके लिए कार्य करते हुए लगातार नजर आते हैं। अभी मैं देख रहा था कि भारी बरसात के बाद हरिद्वार क्षेत्र में जो गन्ना किसान है काफ़ी परेशान थे। संभवतः ये माना जा रहा था कि काफ़ी गन्ने की फसल को नुकसान हुआ है। उसको लेकर के क्या आपने कोई दौरा किया, क्या आगे? ये देखिए, हमारे लगातार जो है विभाग का सर्वे चल रहा है पिछले 15 दिन से। जितने भी गन्ने से प्रभावित लोग हैं, जो बाढ़ में जिनका नुकसान हुआ है, चाहे वो गन्ना खराब हुआ हो या कीड़े लग गए हों, बहुत शिकायतें आई। और हमारे पास पूरा सर्वे ऑलरेडी आ चुका है। कृषि मंत्री जी से मैं बात करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से, और अगर सरकार उसमें कोई भी मुआवजा घोषित करती है तो गन्ना किसान भी उसमें कवर होगा। मैं 25 को आज देहरादून पहुंचूंगा शाम को, और 26 तारीख को मैं पूरा क्षेत्र फिर से देखने जाऊंगा कि वहाँ पे कितनी क्षति हुई है। और पूर्ण विश्वास है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक संवेदनशील सरकार चल रही है, किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुष्कर सिंह धामी जी एक अच्छा फैसला लेंगे किसानों के लिए। कभी मैं देखा करता था कि मेनका गांधी अमूमन चर्चा में रहती थी, क्योंकि पशु प्रेम के प्रति जितना जागरूकता उन्होंने अपने मंत्रालय के द्वारा फैलाई, अब वो देख रहा हूँ सौरभ बहुगुणा जी के द्वारा। कुछ सोशल मीडिया पर आप फोटो अपलोड करवाते हैं और उनको बड़ा मतलब गंभीरता के साथ में लोगों को बताते हैं कि पशु प्रेम असल में है क्या। किस तरह से इस सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या आज के दिन है वो निराश्रित पशुओं की है। अगर आप पशुपालन विभाग की तरफ से देखिए, मेरी प्रायोरिटी यही है कि जो क्रूरता पशुओं पे हो रही है, आपने देखा केदारनाथ से कुछ वीडियो जाती है, कभी चमोली से, कभी हमारे हेमकुंड साहिब जी से आ जाती है, कभी हमारे उत्तरकाशी से आ जा रही है। तो एक कोशिश थी हमारी कि लोगों को जागरूक करें, और अगर ऐसे लोगों की कहानी है जिन्होंने निराश्रित पशुओं को आसरा दिया है, जिनको प्रेम दिया है, जिनको अपने घर का सदस्य बनाया है, अगर वो कहानियाँ फेसबुक के माध्यम से लोगों तक पहुँचती है तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरणा मिलेगी इनको घर पे रखने की, प्रेरणा मिलेगी इन पे क्रूरता ना करने की, प्रेरणा मिलेगी उनको अपनाने की। तो एक इस सोच के साथ सेल्फी विद पेट्स का एक हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया था। बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है। अभी तक लगभग पूरे उत्तराखंड से हमको लगभग 60 कहानियाँ आ चुकी हैं। बहुत अच्छे बंटी एक हमारे हल्द्वानी के हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक हमारी बहन पिथौरागढ़ की है जिन्होंने निराश्रित पशुओं को अपने घर पर जगह दी है। तो एक छोटी सी कोशिश थी कि क्रूरता कम हो और जो निराश्रित पशुओं के साथ लोग अन्याय कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम हो। निश्चित तौर पर ये एक संदेश देने की कोशिश है कि किस तरीके से जो पशुओं का जो कष्ट है उसको एक बार हरने की कोशिश की जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, गन्ना किसानों को लेकर के बड़ा बयान दिया है खुद मंत्री जी ने कि गन्ना किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और निश्चित तौर पर उनको इन सभी चीज़ों को गंभीरता से लिया जाएगा। अपने सहयोगी दुर्गेश के साथ मैं संदीप कुमार, TV 100 रुद्रपुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर नगर निगम में नवनिर्वाचित सभागार का उद्घाटन किया। सभागार के उद्घाटन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के उद्घाटन के अलावा रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए एक सबसे बड़ी बात ये रही है कि रुद्रपुर के मेयर रामपाल सिंह ने पूरे 4.5 साल बाद मेयर की कुर्सी ग्रहण की है। दरअसल चुनाव के दौरान मेयर रामपाल सिंह ने यह वचन लिया था कि जब तक नजूल भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक मिलना शुरू नहीं होगा तब तक वो इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब रुद्रपुर शहर के लोगों को नजूल की भूमि पर मालिकाना हक मिलने लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब मेयर रामपाल सिंह को मेयर की कुर्सी पर बिठाया तो यह क्षण मेयर रामपाल के लिए बेहद भावुक कर देने वाला था। मेयर रामपाल सिंह भावुक होकर रो पड़े और इन 4.5 साल में
रुद्रपुर नगर निगम में कितना विकास हुआ है, नई नजूल नीति आने से लोगों को कितना फायदा होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल सिंह ने टीवी 100 के कुमाऊं ब्यूरो चीफ संदीप कुमार से महत्वपूर्ण बात की। कल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा रुद्रपुर नगर निगम के लिए काफ़ी बेहद हर्षोल्लास भरा रहा। उसका एक सबसे बड़ा कारण तो ये था कि बरसों बाद, मुझे लगता है लगभग 4.5 साल बाद, मेयर रामपाल सिंह की प्रतिज्ञा पूरी हुई, जिसके बाद उन्होंने मेयर पद की जो गरिमा थी, जो कुर्सी थी, उसको ग्रहण किया। मेयर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, एक तो बेहतरीन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़े ही प्रभावित हुए कल के कार्यक्रम से, और दूसरा जिस तरीके से जब आप कुर्सी पे बैठ रहे थे तो आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है इस समय सोशल मीडिया पे, आप काफ़ी भावुक हो गए थे। कैसे थे वो पल? जी, निश्चित रूप से मेरे लिए बड़े भावुक पल थे, क्योंकि मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था उसमें हर बस्ती में एक बैनर टंगा हुआ था कि जब मालिकाना हक नहीं तो वोट नहीं, वोट मांग के शर्मिंदा ना करें। तो ऐसा लगता था कि अगर मालिकाना हक नहीं मिलेगा तो इन गरीबों को न्याय भी नहीं मिलेगा। मैं अपने सूबे के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, पूरी कैबिनेट और पूरी सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस पे अध्यादेश लाके और इस पे जो नजूल नीति लाए, जिसकी वजह से आज मालिकाना हक मिलने का रास्ता प्रशस्त हुआ है। इसके लिए मैं अपनी सरकार का कोटि कोटि से मैं उनको नमन करके धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से मेरे लिए ये भावुक पल थे, क्योंकि इतने लगभग 56 महीने बाद मेरी प्रतिज्ञा जो मैंने ली थी वो पूरी हो रही थी। तो किसी के लिए भी वो एक भावुक पल हो सकते हैं, मेरे लिए भी बड़े भावुक पल थे। और मैं अपने पूरी जनता को आश्वस्त करता हूँ कि जनता के हितों की जो भी लड़ाई होगी वो मैं इसी तरीके से ईमानदारी से लड़ता रहूँगा, ये मैं अपनी जनता को विश्वास दिलाता हूँ। कल मैं नगर निगम देख रहा था कि जब आपने 4.5 साल पहले जब कार्यभार संभाला था तो नगर निगम क्या था और कल का नगर निगम क्या था। मैं देख रहा था कि स्वर्गीय सुभाष चतुर्वेदी जी के नाम पर आपने जो सभागार बनवाया, एक यादें उनकी ताज़ा कर दी, उसको लेकर के भी रुद्रपुर शहर के लोगों में काफ़ी चर्चा रही। देखिए, 1954 में पहली बिल्डिंग बनी, फिर 88 में बनी, और उसके बाद में जर्जर हालत में हमारी बिल्डिंग थी। पता नहीं क्यों जो हमारे पहले ही जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने जैसे ही मैं आया और मैं हमारा जो बोर्ड है, हमारे जो पार्षदगण है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि एक भी आवाज़ उनके विरोध में नहीं उठी जब मैं प्रस्ताव लेके आया कि हमने यहाँ पर सुभाष चतुर्वेदी जी के नाम पर एक सभागार बनाएंगे। और वो सभागार बन के तैयार हुआ है। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने नजूल की लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की और बहुत लंबे समय तक वो नजूल की लड़ाई लड़ते रहे। बदकिस्मती से वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो एहसान है वो हम सब पे हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा। हम उनके ऋणी रहेंगे। तो उनका ऋण तो हम नहीं उतार सकते, लेकिन क्षण मात्र भी हमने कोशिश की है कि उनके याद में अगर एक सभागार, और केवल सभागार ही नहीं, उस सभागार के बाहर आपने देखा हुआ उनकी एक बहुत ही आकर्षक फ़ोटो लगाई गई है। तो जो भी आदमी घुसेगा उसे निश्चित रूप से सुभाष चतुर्वेदी जी को वो जरूर याद करेगा। शहर की आबादी जब बढ़ती है तो सबसे बड़ी समस्या आती है कूड़े की। जी, कूड़े को निस्तारण को लेकर के, चूंकि रुद्रपुर जब नगर निगम बना उस समय आबादी क्या थी और आज आबादी क्या है, बड़ा अंतर हो गया है। कूड़े के निस्तारण को लेकर के हर व्यक्ति आपसे कहीं ना कहीं से बात जरूर करता होगा। उसको लेकर के आपने कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए हैं, उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी नगर निगम हो, उसकी सबसे पहली जो प्राथमिकता और उसका जो सबसे पहला काम होता है वो होता ही साफ़ सफाई है। तो निश्चित रूप से उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत आएगी तो स्वाभाविक सी बात है, सवाल तो उठेंगे। और जनता सवाल कर रही है तो मुझे कोई बुरा भी नहीं लगता है, उनका पूरा हक है। लेकिन मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि ये कूड़े का जो पहाड़ जो हमारे शहर की पहचान बन चुका था, वो आज आप तसल्ली से जाके देखिए, लगभग 80 से 85% साफ़ हो गया, 15 से 20% मुश्किल से बचा हुआ है। उसको भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले 2-3 महीने में हम इसको भी साफ़ करें। और पूरे उत्तराखंड का, केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया का पहला सीवीजी प्लांट हमारे यहाँ जिसकी लोकार्पण कल किया गया है, वो मील का पत्थर साबित होने वाला है। और पहला प्लांट है पूरे हिंदुस्तान, दूसरा पूरे हिंदुस्तान में, जो कि लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाएगा। फर्टिलाइज़र तो नहीं कह सकते, उसको कह सकते हैं कंपोस्ट। हाँ, लिक्विड फॉर्म में कंपोस्ट, दो फॉर्म है, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में भी वो कंपोस्ट बनाने वाला ये पहला प्लांट है। और इससे निश्चित रूप से हमारे शहर को इस कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति मिलेगी। जैसा कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे स्वच्छ भारत के तहत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि हमारे देश को इस कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति मिले। तो निश्चित रूप से इस सपने को आगे बनाने में मुझे लग रहा है कि हमारा ये प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा और शहर के लोगों को कूड़े से जल्दी ही निजात मिलेगी।
निश्चित तौर पर कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा रुद्रपुर शहर के लिए बेहद प्रशंसनीय रहा, क्योंकि नगर निगम रुद्रपुर में एक तो बड़ा काम ये हुआ कि एक सभागार जो बहुत पुराना और बड़ा सभागार जो बनाया गया, जिस तरीके से स्वर्गीय सुभाष चतुर्वेदी जी की याद में बनाया गया, वो बहुत बेहतरीन सभागार बनाया गया। दूसरा एक बड़ा मुद्दा रहा कि मेयर रामपाल सिंह ने अपनी कुर्सी कल वास्तविक तौर पर उस पर ग्रहण हुए हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। रही बात कूड़े की, इन सारी चीज़ों की, तो जो अभी बातें मेयर साहब ने कही है, समय अनुकूल तरीके से उनको भी लागू कर लिया जाएगा। अपने सहयोगी दुर्गेश के साथ मैं संदीप कुमार, TV 100 रुद्रपुर। हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण जनजीवन अभी पटरी पर नहीं लौट पाया है। मौसम विभाग ने हिमाचल में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी है। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि 28 जुलाई तक प्रदेश के कुछ स्थानों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के अंदर बरसात के कहर से 600 से ज्यादा सड़कें, 4 नेशनल हाईवे फिलहाल बंद हैं। फोरकास्ट की बात करें तो अभी जो ये एक्टिव वेट स्पेल चला है, ये आगामी 5 से 6 दिन जारी रहने की संभावना है। इसके चलते देखिए अभी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल पूरे हिमाचल में ही होने की संभावना है। साथ ही हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। जो हमारे प्लेन और मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे हैवी रेन 1-2 स्थानों में होने की संभावना है। साथ में लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म ऐसी होने की संभावना रहेगी इसी दौरान। और अगर तापमान की बात करें, तापमान अभी सामान्य चल रहा है। मिनिमम टेम्परेचर ये 24 से लेके 28 तक हैवी रेनफॉल का अलर्ट है येलो कैटेगरी में। और ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कांगड़ा है, मंडी, कुल्लू और शिमला, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे है हैवी रेनफॉल का अलर्ट। वो भी 1-2 स्थानों में आने की संभावना रहेगी जो आगामी 5 से 6 दिन में। फिर 29 तारीख के बाद 29 को थोड़ी मौसम में थोड़ी जो एक्टिविटी उसमें थोड़ी कमी आने की संभावना है। ताबदू टी पॉइंट नरलड़ मार्ग पर एक कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी है, जिससे बाइक पर सवार एक युवक की दुखद मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवकों का नाम फरचंद अली और अवतार था और उन्हें दवाई लेने के लिए नरलड़ मेडिकल कॉलेज जाना था। घायल युवक का इलाज राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में हो रहा है और इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। गांव में मातम का माहौल है और परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दे दी है। सड़क हादसा हुआ, ये नरलड़ बाईपास रोड है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर घर तक साफ और स्वच्छ पानी पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई है और दिल्ली सरकार ने दिल्ली के जिस इलाके में टैंकर से पीने का पानी पहुंचाया जाता है, वहां वाटर एटीएम लगाने की योजना तैयार की है। दरअसल दिल्ली के एक इलाके में वाटर एटीएम का उद्घाटन करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के हर घर तक साफ स्वच्छ पेयजल के मिशन में हम वाटर एटीएम जैसा अनूठा प्रयोग भी कर रहे हैं। जहां जहां हमें टैंकर से पानी देना पड़ता है, उस जगह हम वाटर एटीएम शुरू करेंगे। देखिए यहाँ कहीं न कहीं बिजली का आदर करवाया, तो कोई बात नहीं, 2 दिन में कुछ नहीं जाता। जैसे हिंदुओं ने सैकड़ों वर्ष तक अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने ज्ञानवापी मामले पर कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। शिव का मंदिर वहीं पर है और वहीं पर रहेगा। हमने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का केस देखा था, लेकिन राम जन्मभूमि आज भी वही बन रही है। मंदसौर जिले के दलौदा में 8 करोड़ की लागत से निर्मित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय का आज लोकार्पण किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय परिसर में
वृक्षारोपण भी किया। दरअसल शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने नई शिक्षा नीति के बारे में बताते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आध्यात्मिक ग्रंथों का भी समावेश किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि मंदसौर जिले में नौकरी के अवसरों के लिए कई उद्योग शुरू किए जाएंगे। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाजपा की कांग्रेस पर कड़े आरोप लगाए हैं। हालांकि मंदसौर के NSUI कार्यकर्ताओं ने भाजपा की नई शिक्षा नीति का विरोध किया और प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। घोषणा की है कि नए बाजार के कुछ कोर्स भी चलाना चाहते हैं, इसके माध्यम से सत्र से हम जरूर देंगे। साथ ही साथ हमारे अपने क्षेत्र के अंदर भविष्य के लिए जिस प्रकार से शिक्षा का काम कर रहा है, नई शिक्षा। यूपी के बांदा में एक मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति में आंखों से आंसू बहने का मामला वायरल हो रहा है। बजरंगबली की प्रतिमा से आंसू बहने का वीडियो वायरल होते ही मंदिर में सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए और राम नाम का जाप किया जाए। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक चर्चित मामला सामने आया है, जो लोगों के बीच बड़ी संख्या में चर्चा का विषय बन गया है। जिले के फतेहगंज थाना क्षेत्र में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा से आंसू बहने की खबर से लोगों में आश्चर्य और हलचल मच गई है। इस वीडियो का वायरल होते ही लोगों की सैकड़ों की संख्या में मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। जनसाधारण में यह मान्यता है कि ऐसी घटना या तो किसी बड़ी विपदा का संकेत होती है या फिर किसी अवांछित घटना के परिणाम स्वरूप होती है। इस मामले में स्थानीय लोगों का आरोप है कि बजरंगबली की मूर्ति को किसी महिला के द्वारा छूने से इसे दुहक हुआ है और यह उसी का परिणाम है। इस मंदिर का स्थापना विश्वास है कि कई साल पहले एक राजा ने कराई थी। उस समय से यहाँ पर बजरंगबली की पूजा चलती आ रही है। लोगों का कहना है कि जब तक राम नाम का जाप होता है तब तक मूर्ति की आंखों से आंसू नहीं निकलते, लेकिन जैसे ही जाप बंद होता है तब आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। क्षेत्रीय बुजुर्ग पुजारी को इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत राम राम का जाप शुरू करवाया। इस बीच आंसू बहने की खबर सुनते ही आसपास के क्षेत्रों के लोग भी यहां दर्शन करने के लिए उमड़ने लगे। मामले की जांच और जानकारी के लिए वैज्ञानिक टीम की मदद भी मांगी गई है ताकि सत्यता की जांच की जा सके। यह घटना लोगों में आस्था और अस्तित्व के प्रश्नों को उठा रही है और इसे ज्यादा समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार यह मामला सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के आस्था, संस्कृति और परंपराओं को भी प्रकट करता है। अब यह देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है और कैसे इसे हल किया जाता है। जनता की आस्था और विश्वास को ध्यान में रखते हुए इस मामले को संज्ञान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 100। अपनी शक्ति, सामर्थ्य, प्राकृतिक संपदा